हम सब चाहते हैं कि हम सब एक बेटर लाइफ जिए। आज इंडिया में 10 से 15% यंग कपल्स इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। सिंपल वर्ड्स में गर्भ संस्कार होती क्या है? गर्भ संस्कार तो ये सिर्फ संस्कार नहीं है। जो एक्शन चल रहा है वो सारे एक्शंस वो गर्भ सेंट्रिक होने चाहिए, तो उनके एवरी एक्ट एंड थॉट शुड बी गर्भवती सेंट्रिक। इसके जो एग्जाम्पल है वो खुद अभिमन्यु है। हम सब अभिमन्यु की बात करते हैं कि उसे सब कुछ गर्भ से ही पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। चीज है क्योंकि जो कपल खुश रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी हैप्पी रहता है। पर अगर इंडिया में देखें अभी जिस तरह से डिवोर्स रेट बढ़ रहा है या फैमिली में अनहैप्पीनेस बढ़ रहा है, पहले तो कपल्स एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है। अभी तो जब तक वो दोनों एक लेवल पे आते नहीं तब तक प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंसेस आ गए। तो सबसे पहले हम वही बताते हैं कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। ब्लड रिलेटिव्स दोनों साइड के उनके अच्छे क्वालिटीज थोड़ा दूर का सर्कल, उनके क्वालिटीज कैसे आएंगे? पर आएंगी ब्लड रिलेटिव्स का भी। तो ये चीज़ जैसे आपने बोला कि प्रीवियस आपके जो जनरेशन है वो आ रहा है। अभी सपोज मैं हूँ और मुझे पता नहीं है कि मेरे प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि हमें अपने पापा तक तो पता होता है, तो उसके पहले प्रीवियस जनरेशन का हमें नहीं पता होता कि क्या गुण था क्या अवगुण था। तो उसको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे? बोलते हैं क्या समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार और। आप देख रहे हैं अनहद टेल्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या गुप्ता। हम सब चाहते हैं कि हम सब एक बेटर लाइफ जिए, एक बेटर करियर, एक बेटर लाइफस्टाइल और एक बेटर लाइफ हम अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। आज इंडिया में 10 से 15% यंग कपल्स इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और लाइफस्टाइल, ये लेट प्रेगनेंसी और स्ट्रेस इसका मेन प्रॉब्लम माना जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हेल्दी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पर क्या हम सही मायने में इसकी प्लानिंग करते हैं? उसकी प्लानिंग हमें कब करनी चाहिए? जब बच्चा हो जाता है उसके बाद, क्या जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तब, या उससे भी पहले? तो इसी बात को आज हम डिकोड करने वाले हैं अपने गेस्ट के साथ, जो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर वैदेही जी और डॉक्टर संजीवन जी, जो कि ना ही सिर्फ एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही रिसर्चर हैं, ऑथर हैं, स्पीकर भी हैं। इनके साथ आज हमें पता चलेगा कि रियल मीनिंग में लाइफ को बैलेंस करना, बेटर बनाना कैसे होता है। आप दोनों का स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पे। वेलकम ऑन माय शो। थैंक यू। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने अपने ऑडियंस को अभी बताया कि हम सब प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं और हम सब गर्भ संस्कार के बारे में सुनते तो जरूर हैं, पर रियल सेंस में हम उसे नहीं जानते। तो सिंपल वर्ड्स में गर्भ संस्कार होती क्या है? गर्भ संस्कार, गर्भ मीन्स ओवम, स्पर्म एंड एक सोल का मिलन कॉम्बिनेशन रहता है, और संस्कार मीन्स लोगों के सामने आता है सिर्फ तंत्र मंत्र पूजा, तो ये सिर्फ संस्कार नहीं है। तो संस्कार इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मीन्स अगर हम सोचेंगे कि पॉपकॉर्न हम खाते हैं, जो रॉ होते हैं हम नहीं खा सकते, उसका उस पर जब अग्नि संस्कार होता है तो हम जो पॉपकॉर्न बन जाते हैं उसके, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और टेस्टी होते हैं। करेक्ट। तो संस्कार से गुणों में परिवर्तन होता है। तो गर्भ संस्कार का प्रैक्टिकल डेफिनेशन सिंगल लाइन में चाहिए तो एवरी थॉट एंड एक्टिविटी ऑफ द मदर, यानी माँ का हर एक सोच और जो एक्शन चल रहा है वो सारे एक्शंस वो गर्भ सेंट्रिक होने चाहिए। यानी हर टाइम उसके दिमाग में होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ तो वो गर्भ के लिए कर रही हूँ। और दूसरा सिर्फ यही नहीं, तो बाकी सब लोग जो परिवार के हैं तो उनके एवरी एक्ट एंड थॉट शुड बी गर्भवती सेंट्रिक। गर्भवती सेंट्रिक, वो हाँ, क्या थॉट? यानी वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अभी जब तक प्रेगनेंसी है या जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता तब तक वो सेंटर ऑफ हाउस है। अच्छा। तो उसको खुश रखने के लिए, उसको टेंशन ना आए, इसलिए उसको फिजिकल मेंटल इमोशनल स्ट्रेस ना आए, इसके लिए बाकी सब लोग जो फैमिली के जुट जाते हैं। अभी तो यहाँ कैसे न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से रोल ऑफ हस्बैंड इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जब वो होता है तो जो कुछ होता है उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। कि एक सिंगल लाइन में एवरी एक्शन एंड थॉट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी शुड बी गर्भ सेंट्रिक
and every action and thought of other family member should be गर्भवती centric. गर्भवती सेंट्रिक। Yeah. डॉक्टर, जैसा हमने सुना है कि ये जो हम जब कंसीव करते हैं तब से हमारा गर्भ संस्कार शुरू होता है, क्या ये सही है कि उसकी फाउंडेशन उससे भी पहले, कंसेप्शन से पहले शुरू हो जाती है? हाँ, हम ऐसा कहते हैं, यानी आयुर्वेद शास्त्र और स्क्रिप्चर्स कहते हैं हमारे, कि जब कपल के मन में आता है कि हमें अभी बच्चा चाहिए, तो वो मोमेंट से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसका क्वालिटीज, उसका शरीर, मन, बुद्धि, ये सब होना सूक्ष्म रूप में तैयार होना शुरू हो जाता है। कि पहले ही बिफोर कंसेप्शन मिनिमम 3 मंथ्स की हमारी प्रोसेस है। अच्छा। फिर बाद में कितना टाइम लगेगा वो अलग कंसेप्शन के लिए, लेकिन मिनिमम 3 मंथ्स कंपलसरी ट्रीटमेंट हमारी है। 3 मंथ्स उनका आहार विहार, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो करके उनको प्रिपेयर होना है। फिर प्रेगनेंसी में वो 9 महीने कंटिन्यू होगा, और फिर वो लंबी प्रोसेस है। यानी गर्भ संस्कार हम बोलेंगे ना कि एक मैजिक बैंड नहीं है कि मुझे लगता है मेरा बच्चा बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा हो, एक मैंने मैजिक बैंड घुमा दिया और गर्भ संस्कार होकर बच्चा अच्छा हो गया। नहीं, ये इतनी छोटी सी प्रोसेस नहीं है। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, गुणों में, क्वालिटीज में अगर हमें चेंजेस होना चाहिए, तो वो थोड़ी लंबी तपस्या करनी पड़ेगी। मिनिमम 3 months बिफोर कंसेप्शन, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन 5 years ऑफ बेबी। 5 years तक। तो एक्चुअली इसका भी साइंटिफिक बेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे स्पर्म्स और अच्छे ओवम रहेंगे तो ही अच्छा बच्चा आएगा। Correct. और आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे और कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो वो क्या देते हैं, हार्मोन्स की गोलियां, कोई भी ट्रीटमेंट रहेगा तो बोलते हैं कि 3 मंथ लगेंगे, क्योंकि वो साइकिल सेट होने के लिए और वो क्वालिटी स्पर्म और ओवम में जाने के लिए 3 महीने लगते हैं। तो जब हम सोचने लगते हैं कि हमें अभी, हम तो पति पत्नी हैं और अभी माता पिता बनना चाहते हैं, तो उसके बाद जो वो खाते हैं, जो जैसा उनका लाइफस्टाइल रहता है, जितना उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ रहता है, जितना वो झगड़ते हैं, वो सारा जो है ना, उसका संस्कार उनके बीजों पे हो रहा है। और वही बीज फिर एक साथ आके फिर अगला बच्चा या अगली पीढ़ी होने वाली है। तो इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब से पति पत्नी के मन में विचार आते हैं कि अभी हमें माता पिता बनना है, तब से उस बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग चालू होता है। फिजिकल बिल्डिंग नहीं, लेकिन उसका चरित्र निर्माण जो है वो तब से चालू होता है, शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें हमारे लाइफस्टाइल उस हिसाब से बदलनी पड़ती है। ओके, एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगी, क्योंकि अगर अभी हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, अभी तो 10 से 15% कपल्स इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग चाह नहीं रहे प्रेग्नेंट होना, वो चाह रहे हैं कि वो कंसीव करे, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस मन में रहता है, उस समय का जो दौर होता है काफी स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेस होता है, काम का ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है, और ये जो प्रेशर की हम कंसीव नहीं कर पा रहे, इसकी एक अलग स्ट्रेस होती है। इन सारे स्ट्रेस में डॉक्टर, ये जो आप कह रहे हैं कि ये सब प्लान करना पड़ेगा, मन शांत होना पड़ेगा, वो कैसे होगा? ये किया तो ही इनफर्टिलिटी नहीं होगी। अच्छा। इनफर्टिलिटी हो रही है, इसका अर्थ ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। जो होना चाहिए था। तो मेन रीजन हम बताएंगे तो एज बढ़ गया है। जिनको इच्छा है उनको नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, एज कंट्रोल के बाहर चला गया। देखो ना, पीरियड स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ 14, प्यूबर्टी। और पहले अभी तो 11, अभी 10, तो हाँ 14 का कम हो रहा है, कम, यानी जो 14 था वो और 10-12 हो रहा है, और पहले हो रहा है। और हमारे जो 2 जनरेशन पहले की थे, उनके डिलीवरीज, प्रेगनेंसी 20-25 तक पूरा कंप्लीट हो जाता था। मींस 14 to 25 ये गैप में पूरी प्रोसेस हो जाती थी। अभी 14 का हो गया 12, 10, और इधर एज 35 तो शादी की हो गई है। उसके बाद वो सेटल होने के लिए अपना टाइम देंगे। तो इतना अगर ये गैप बढ़ रहा है, तो वो ऑर्गन को स्टिफनेस आने ही वाला है। तो एजुकेशन सिस्टम, फिर लेट मैरिजेस होने के बाद अभी मुझे सेटल होना है, ये जो एम्बिशन से चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब लोगों ने जो अपना अपना एजुकेशन लिया है उसमें हमें करियर करना ही है, जरूर करना है, लेकिन ये करियर करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए मैं कितना भी पैसा कमाऊं, सबके लिए एज लिमिट नहीं है। लास्ट मोमेंट तक आप ये काम करने वाले। करेक्ट। लेकिन मदरहुड, ये इसके लिए टाइम लिमिट है।
ये बायोलॉजिकल है। प्रोसेस है बायोलॉजिकल क्योंकि क्लॉक है, आई थिंक वो बायोलॉजिकल क्लॉक तो को आपको उसको हमें नेचर रिस्पेक्ट करना respect पड़ेगा। करना पड़ेगा। नेचर का सुनना ही पड़ेगा। हम नेचर से दूर जाएंगे तो नेचर अपना रंग दिखाएगा। अदरवाइज देखो ना, प्रेगनेंसी डिलीवरी प्राणियों की पक्षियों की कौन डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन अभी मेन डॉक्टर इन्वॉल्व यहीं पर है। अच्छा, कि नहीं हो रहा है और आप नहीं हो रहा असिस्ट है। कर रहे हो। हाँ। तो ये जो एंशियंट टेक्निक, अगर हम गर्भ संस्कार की बात करें तो लोगों का भी मानना है वो तो एंशियंट टेक्निक है। तो इस एंशियंट टेक्निक को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें अपने डेली लाइफ में, ताकि हम सबसे पहले तो कंसेप्शन को हम कैसे सुधारें, मेरी ऑडियंस को आप अगर बता सकते हैं तो ये बताइए। मैं ना थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पे भी जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला कि सबकी इच्छा है लेकिन नहीं हो रहा है। Correct. और पहले आप जस्ट 25 ईयर्स पहले जाओ कि जहाँ लोगों को बच्चा नहीं चाहिए था लेकिन हो रहे थे, तो कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत और एमटीपी वगैरह सब कुछ चालू हो गया था। उस Correct, जमाने में correct. लीगलाइज किया गया था। Correct. तो एक दो इसमें डिफरेंस है कि एक है कि ड्रीमिंग एंड हैविंग अ गोल। तो इच्छा सिर्फ होना लेकिन उसके जैसा बिहेवियर न करना, कि अभी कैसे कि कोई इच्छा कर रहा है कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन उसके लिए सब जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा कि अरे फिर आप स्ट्रेस मत लो, अब थोड़ा सा अभी आपका करियर, आपका एजुकेशन को बैकग्राउंड में रखो, पहले ये कम से कम ये साल जब आप सोच रहे हैं तो उसमें तो पूरा फोकस इसमें करो, तो ये नहीं हो रहा है। तो हर टाइम क्या है कि अभी मेरा प्रमोशन है तो बाद में देखते हैं, अभी हमारा घर है उसके बहुत ईएमआई है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो ये सिर्फ दिस इज ड्रीमिंग, आई थिंक दिस इज नॉट विलिंग और दिस इज नॉट कीपिंग अ गोल इन माइंड। तो हमें वो चेंज करना है कि अरे आप दोनों ही है जो बच्चा पैदा कर सकते हैं, बाकी सिर्फ लोग असिस्ट ही कर सकते हैं। तो आपको वो टारगेट लेके, जैसे आप बिजनेस में टारगेट लेके चलते हो, एजुकेशन में टारगेट लेके चलते हो, वैसे अभी इसमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अभी इस हिसाब से अगर अभी के फास्ट पेस लाइफ को देखें तो क्या एज रिकमेंडेड एज है फॉर प्लानिंग फॉर अ बेबी? हमारा सेंटेंस है 30 के पहले फैमिली शुड बी कंप्लीट, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पीस में 1 तो होना चाहिए, और कम से कम 2 भी रहने और चाहिए। 2 रहने चाहिए। ये है कि 30 के पहले 1 और कम से कम 2 होने चाहिए। नहीं तो फिर हम सोचते हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं सब डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो फिर इनफर्टिलिटी में 2 टाइप्स के हैं, जिनको इच्छा है लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन इच्छा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। और ये ना फ्रेंड्स के साथ डिस्कस होता है ना, तो मुझे लगता है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार इसलिए हो क्योंकि ये अच्छा है। इसके हम आपको बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स बता सकते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है, साउथ बॉम्बे जैसे एरिया में, कि जो पेशेंट मेरे पास जबरदस्ती आई थी हस्बैंड के साथ कि नहीं मुझे करना ही नहीं, बच्चा ही नहीं चाहिए ऐसे। लेकिन जब उसको बेबी हुआ, उसने पूरा एंजॉय किया 9 महीने का प्रोसेस, तो इधर लैक्टेशन 1 साल का बच्चा हो रहा है, लैक्टेशन खत्म ही हो रहा है, फिर से मेरे पास आ गई। तो मैं बोली क्यों इतने जल्दी? नहीं वो बहुत मजा आई, मुझे एक बार दूसरा बच्चा भी कर लेना है, फिर मैं मेरा करियर को स्टार्ट कर दूंगी। तो ये जब प्रोसेस एंजॉय करते हैं तो एक दूसरे को जब ये फ्रेंड्स बताने लगेंगे ना, तो सब लोग विलिंग तो शुरू हो जाएगा। पहली कंडीशन तो वो है, विलिंग ही नहीं है, निगेटिव एग्जांपल देख रहे हैं, आईवीएफ देख रहे हैं, ओवरवेट देख रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। यानी अभी तो है कि बस मन में शादी होना, मन में विचार होना बच्चा चाहिए, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाना, 9 महीने अच्छे से चले जाना, और बच्चा होने के बाद वो भी एकदम हेल्दी बेबी होना। ये एक ड्रीम है, ड्रीम। ये आजकल पॉसिबल ही नहीं है, होता नहीं तो इसके लिए गर्भ संस्कार एंशिएंट हो, क्या कुछ भी बोलो आप उसको, वो मस्ट है, उसका दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसकी शुरुआत अगर हम ये प्रोसेस अगर लोग मान लेते हैं और ये प्रोसेस अपना मन बना लेते हैं कि अब उन्हें कंसीव करना है, तो जो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए टुवर्ड्स प्रेगनेंसी? अगर कंसीव कर लेते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी क्या होना चाहिए? एक्चुअली प्रीवियसली ऐसे बताया जाता था, जो मॉडर्न साइंस वाले कहते थे कि वो जो कुछ भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आता है वो जीन्स से आता है, और समझो अच्छी जीन आ गई तो बच्चा अच्छा होने ही वाला है, या उसमें फॉल्टी जीन है तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, उसमें वो डिसीज आने ही वाला है। लेकिन अभी 2-3 रिसर्च ऐसे हो गए। पहला रिसर्च हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जिसको हॉलैंड फेमाइन कहते हैं। यानी हॉलैंड में एक बहुत बड़ा अकाल आ गया
और वो अकाल के बाद ऐसे पता चला कि जो गर्भवती माताओं का पहले 3 महीना चल रहा है तो उनमें से 80% माताओं का एबॉर्शन हो गया। 80% माताओं का एबॉर्शन हो गया क्योंकि फैमाइन यानी दुष्काल था, उसमें खाने पीने के लिए नहीं था, जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। दूसरे जो 3 to 6 यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में जो माताएं थी, उनका बेबी का ना वेट ही नहीं बढ़ा। वो कंटिन्यू किया उन्होंने, लेकिन वेट नहीं बढ़ा। वो IUGR जिसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, यानी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वो हो गया। और तीसरे ट्राइमेस्टर में थे, उनका प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गया। फिर साइंस कम्युनिटी ने सोचना चालू किया, अरे इनका तो जेनेटिक अलग अलग है, फिर भी सबका रिजल्ट एक क्यों आ रहा है? तो फिर उन्होंने एक जेनेटिक्स के ऊपर एक नया ब्रांच ओपन किया जिसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स में क्या होता है कि उन्होंने बोला कि जीन्स तो आ गए, लेकिन वो स्टिमुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट होना आवश्यक है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए कि जिससे वो के अंदर होगा या बाहर? नहीं, मैं बताता हूँ उसका एग्जांपल कि वो स्टिमुलेट हो, वो एक्टिव हो जीन, इसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल कि फैमिली में रहेगा कि हर एक को लंग कैंसर का जीन है, लेकिन जो स्मोकिंग करेगा उसका वो स्टिमुलेट हो जाए। करेक्ट। तो जो स्मोकिंग नहीं करता है उसको लंग कैंसर होगा क्या? हो सकता है क्योंकि जीन है, लेकिन चांसेस कम है। तो सेम थिंग बच्चे में भी अच्छे जीन हो तो उसको भी स्टिमुलेट करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, और बुरे जीन हो और हमने वैसा एनवायरनमेंट दिया नहीं तो वो भी एक्टिव नहीं होते, तो वो सप्रेस हो जाता है बुरा कैरेक्टर। तो हम गर्भ संस्कार में वही करते हैं। करेक्ट। हम वो माता के आजू बाजू में, जो गर्भ के आजू बाजू का एनवायरनमेंट माता के थ्रू चेंज करते हैं। तो इट इज वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, और वो साइंटिफिक भी है और उसके रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में डॉक्टर वैदेही कैन शेयर। जैसे ट्वींस का बताया था कि जैसे ट्वींस का मैं 2 एग्जांपल बताऊंगी कि सेकंड टाइम जब ट्वींस आ गए थे तो उसको पहले से लगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो बच्चे नहीं चाहिए। हाँ बच्चे, क्योंकि 2 नहीं, उसको सेकंड तो एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चे मैं संभाल सकती हूँ, 3 कैसे संभालूं? तो उसने जो निगेटिव थॉट किया, उसको रिजल्ट मिला कि वो बच्चा एक गया, फिर अपने आप दूसरा भी चला। और दूसरी जो मेरी यहाँ की मुंबई की एक मेरी पेशेंट थी, उसका ट्विंस सेम कंडीशन, उसका ट्विंस की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। देखो ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन जब ऐसा होता है वो तैयार होते हैं, तो उसके लिए मैंने कस्टमाइज्ड गर्भ संवाद बना के दिया था। गर्भ संवाद कंसेप्ट आगे आएगी। गर्भ संवाद अर्थात कम्युनिकेशन विद फीटस, माँ अपने बच्चे के साथ बात करती है। तो ये रेगुलर गर्भ संवाद तो हमारे रेडी है हमारे ऐप में, लेकिन जब उसका ट्वींस का रिपोर्ट आया उसको थोड़ा स्ट्रेस आया, लेकिन बोले नहीं मैं करूंगी बोलने के बाद मैं बोली चल मैं तुझे हेल्प करती हूँ, मैं ट्वींस का तुझे गर्भ संवाद, तो दोनों के साथ कैसी बात करेगी? जो मैं खा रही हूँ बेटा तुम दोनों डिवाइड करके खाना, तो शेयरिंग की भावना तुझमें अभी से आनी चाहिए। जो मैं सांस ले रही हूँ वो भी तुम्हें डिवाइड करके लेना है। तो इस प्रकार से तुम दोनों एक साथ बाहर आओगे, तुम एक साथ पलोगे बढ़ोगे, इस प्रकार से उसने वो पूरी प्रोसेस एंजॉय की। फर्स्ट उसका नॉर्मली था, वो पहली बार ही मेरे पास आई थी पेशेंट, दूसरी बार भी उसने प्रेगनेंसी एंजॉय की, वो गर्भ संवाद करके, और बाकी गर्भ संवाद संस्कार इतनी बड़ी चीज है, वो सब उसने किया और नॉर्मल डिलीवरी के साथ 2 बच्चे बाहर आ गए। तो मतलब पहले एक और बाद में 2। उसका मूड कैसा है वो? तो सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड है उसके आजू बाजू में, गर्भ के आजू बाजू में एमनियोटिक फ्लूइड है, लेकिन वो फ्लूइड में हम क्या वाइब्रेशंस भेजते हैं वो माँ डिसाइड करती है, और माँ तक क्या वाइब्रेशंस जाने वाले हैं ये हमारा काम है। उसकी माँ, उसका हस्बैंड, और हम जो उसको डायरेक्ट कर दे कि नहीं ठीक है ट्वींस है ना, तो तुझे ट्वींस मिले हैं इसका मतलब तू कैपेबल है इसलिए तुझे मिले। तो ये जब काउंसलिंग होता है ना, तो उसमें वो उसने चैलेंज लिया और वो एंजॉय कर रहे हैं अभी 3 बच्चों के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि उसके मन में वो स्वीकार कैसे करती है, और यही तो गर्भ संस्कार है। फिर से गर्भ संस्कार मीन्स बच्चा देखता है कि मेरी माँ आने वाले कंडीशन को कैसा फेस करती है। तो ये जो गर्भ संस्कार है, जैसे आपने कंसीव कर लिया, उसके बाद ये जो 9 महीने में आपको फॉलो करना है, ये कब से शुरू होता है? क्योंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो फेज बाय फेज होता है। जैसे पहले 2 महीने में उसका हार्ट डेवलप होता है, हार्ट बीट आती है, तो ये गर्भ संस्कार की जो प्रैक्टिसेस है वो कब से शुरू होनी चाहिए? आइडियली हमारे पहले से शुरू रहती है, लेकिन जो अचानक आ गए, मेरे पास 7वें महीने में पेशेंट आते हैं
दूसरे महीने में आते हैं और पहले भी आ सकते हैं बिफोर कंसेप्शन। तो जैसे उनको पॉजिटिव रिजल्ट आया उसके बाद मैं बोलती हूँ अभी आपकी एक्सरसाइज बंद, यानी जो पहले वाली थी प्री प्रेगनेंसी वाली, अभी एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले 3 महीने वॉकिंग और सूक्ष्म व्यायाम ही बताया गया। तो जब पॉजिटिव प्रेगनेंसी आती है उसकी क्षण से गर्भ संस्कार शुरू, फिर गर्भ संस्कार में म्यूजिक आता है, संस्कृत रिसाइटेशन आता है, हेल्दी फूड आता है। फूड तो हो गया बॉडी के लिए, माइंड एंड जो बुद्धि है उसके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खाओ लेकिन यहाँ पे तो फूड लगने वाला है वो रीडिंग से ही मिलेगा। रीडिंग, फिर वो जो आप पढ़ रहे हो वो एक्शन में लाना चाहिए, नहीं तो पढ़ंतु लोग तो बहुत है लेकिन ये ग्लास भी इधर से इधर नहीं रख सकते। तो हमें बच्चों को एक्टिविटीज भी सिखाना है, फिर ब्रेन डेवलपमेंट की प्रोसेस है, फिर गर्भ संवाद है, फिर ऐसे उसके बस यानी ये सब क्लब करेंगे एक साथ ना तो गर्भ संवाद होता है, गर्भ संस्कार होता है। तो बस लोग बोलते हैं कि गर्भ संस्कार हाँ मैंने किए थे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्या तो बस मोबाइल पर कोई स्तोत्र लगाया हो गया, तो बस स्तोत्र लगाने से, म्यूजिक सुनने से, सिर्फ योगा करने से सिर्फ गर्भ संस्कार नहीं होते। वो एक क्लब जब आप एक साथ वो पूरा करेंगे, एक साथ प्रोग्राम करेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट यानी जो आपको चाहिए दिखना चाहिए वो इफेक्ट तभी मिलता है। एक सिंपल सी चीज मैं पूछना चाहूंगी, अगर मेरे ऑडियंस में जो कोई भी प्रेग्नेंट हो रही है सुन रहा हो, उसे अगर अपना डे रूटीन रीप्लान करना हो तो वो अपना रूटीन कैसे प्लान करे ताकि आपके जो गर्भ संस्कार है उसमें अलाइन होके वो एक अच्छी रूटीन जिए उस 9 महीने? हाँ, इसके लिए हम जो आहार विहार बोलते हैं जो आयुर्वेद में बताया गया है, तो हमारा एक बुक है, हिंदी और मराठी में बुक है वो, कृतिशील गर्भ संस्कार, उसमें हमने पूरा रूटीन ही लिखा है और संवाद रूप में कम्युनिकेशन चल रहा है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं कि मैं अभी सुबह जल्दी उठूंगी, उठने के बाद सूर्य को अर्घ्य दूंगी कि हे सूर्य भगवान कि आप आपके जैसा तेजस्वी संतान मुझे दो। तो सुबह उठने से शुरुआत है, फिर उनका दिन भर में उन्होंने म्यूजिक क्या सुनना चाहिए, कब गाना चाहिए, संस्कृत मंत्र रोज बोलना चाहिए क्योंकि संस्कृत रिसाइटेशन से एमनियोटिक फ्लूइड में डायरेक्ट वाइब्रेशन चले जाते हैं। संस्कृत बोलना चाहिए। यस, क्योंकि हम जब अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तो हम एकदम ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन जब आप संस्कृत का कोई रिसाइटेशन करके देखो हमें फोर्सफुली वो प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। Correct. तो एमनियोटिक फ्लूइड में ज्यादा प्रेशर निर्माण होता है, तो वो तरंगे निर्माण होती है। और त्वचा जो है, स्किन, ये हमारा ज्ञानेंद्रिय है। जैसे बच्चा कान से सुन रहा है वैसे त्वचा उसको स्किन से और मिलता है कि अरे मेरी माँ कुछ कर रही है, अरे मेरी माँ कुछ बोल रही है। तो इसलिए संस्कृत रिसाइटेशन से हमारे पास तो इतने एक्सेलेंट रिजल्ट्स है कि बच्चों की लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, उनको सभी लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट आता है। जो संस्कृत सीखती है ना उसके बच्चे की वाणी शुद्ध होती है, वो कभी हथलाता नहीं बच्चा। तो ये जो आप बच्चों का अगर हम वॉइस ठीक करना चाहिए तो संस्कृत बोलना चाहिए, संस्कृत सीखना चाहिए, सुनना तो चाहिए, सुनना भी चाहिए लेकिन उसको रिपीट भी करना चाहिए। करेक्ट, बहुत फर्क पड़ता है। तो उसने सुबह उठकर कुछ मंत्र बोलना। अभी देखो ये ना कस्टमाइज होता है थोड़ा सा कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे, मैं उनको प्रॉपर टाइम टेबल ही बना के देती हूँ, क्योंकि कोई वर्किंग है तो जाने आने में वो क्या काम कर सकते हैं, करेक्ट, वो मुझे बताना पड़ता है। अगर पीसी पे उनका जॉब है तो आप सुन सकते हो बहुत सारी चीजें, रीडिंग, लिसनिंग। अगर रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो आप लेक्चर सुनो। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट मुझे बताना पड़ता है कि आपके घर की परिस्थिति क्या है। कोई अभी मेरे ऐसी भी पेशेंट थी, वो खुद आर्टिस्ट थी, करेक्ट, तो उसने सावरकर, स्वतंत्रवीर सावरकर के जीवन चरित्र पर पूरा एक हॉल लेके 7th मंथ में रंगोली निकाली थी। अरे वाह, क्योंकि वो आर्टिस्ट थी। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो सिंगर होते हैं, मैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन उनको एक प्रोजेक्ट देती हूँ कि देखो आपने अभी तक पीएचडी, पीजी के कुछ भी प्रोजेक्ट स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किए होंगे, लेकिन ये प्रेगनेंसी का जो प्रोजेक्ट है ना आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। तो मैं उनका थोड़ा हिस्ट्री लेके उनको ये बाकी तो हमारी जो 40 एक्टिविटीज है वो ऑलरेडी हमारा गोपरे गैप में सब दी हुए, लेकिन उसका नेचर, उसकी घर की परिस्थिति, उसका हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशन है, जैसे उसको कुछ म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, एक जो मेरी पेशेंट है नासिक की, लेकिन हस्बैंड है वो बांसुरी बजाता है। बोले मुझे तो कुछ नहीं म्यूजिक आता। मैं बोली छोड़, तुझे नहीं आता तो हस्बैंड सुना रहा है ना तो यूट्यूब का मत सुन, हस्बैंड का सुन, क्योंकि वो लाइव फ्लूट जो सुनेगी तो वो वाइब्रेशंस बच्चे तक जाएंगे ही जाएंगे। आई थिंक इसके जो एग्जाम्पल है वो खुद अभिमन्यु है। हम सब अभिमन्यु की बात करते हैं कि उसे
सब कुछ गर्भ से ही पता था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, उन्होंने आधा सुना जिसकी वजह से उन्हें आधा पता था। तो ये बात बिल्कुल सच है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। वो तो अभिमन्यु जैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में भी है, लेकिन अभी तो हमने तो लाइव हमारे पेशेंट्स में देखे हैं कि जिनको हमने बोला था कि आप भगवत गीता रिसाइट करो, या वो बड़े लड़के को भगवत गीता सुनाती थी तो छोटा लड़का खेलते खेलते सुनता था, तो उसका 80% भगवत गीता विदाउट उसको लेके बिठा के भी याद हो गई। तो ये तो ग्रास्पिंग पावर। तो आपने जो सवाल पूछा था कि शेड्यूल कैसा हो, तो हमने क्या किया है कि पहले हम लेक्चर देके बताते थे सब ग्रुप को, बाद में फिर हमने वर्कशॉप्स लेना चालू किया। लेकिन ध्यान में आया कि जैसे आप बोलते कि कोई एक महिला है, उसको उसका प्लान करना है, तो हमने प्रॉपरली एक गो प्रेग नाम का ऐप बनाया है जो एंड्रॉयड पे भी है और iOS पे भी है। और उसमें ना वो पूरे सारे एक्टिविटीज करने रहेंगे, तो कम से कम 2 से 3 घंटा उनका एंगेजमेंट है उसमें। 2 से 3 घंटा हाँ, यानी उसमें उनको डाइट का इंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन रोज का एक अलग रेसिपी भी है। अच्छा। दूसरा, उनको रोज सुनने के लिए संगीत है, रोज करने के लिए योगा है। योगा में कम से कम 8 से 10 आसन है, वो स्पेसिफिक वो मंथ में जो अप्रूव्ड है, चलने वाले है, वही आसन दिए है। और उसका सिर्फ नाम नहीं दिया है, तो वो किया है, उसका स्टेप्स भी दिया है और विथ वीडियो है। अच्छा। बाद में एक पढ़ने के लिए एक बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है, एक पजल है जो उनको ब्रेन रोज एक नया पजल। और सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो है मैसेज फ्रॉम द बेबी। तो मैसेज फ्रॉम द बेबी यानी बेबी आपको एनकरेज कर रहा है अंदर से कि माँ तू इतना सब कुछ कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो देयर आर 280 मैसेजेस रिटन, क्यूरेटेड मैसेजेस की फॉर एग्जांपल उसका 3rd मंथ चल रहा है, तो 3rd मंथ में वो फेज में वो बच्चा का क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से वो मैसेज दे रहा है। एंड अनदर मोस्ट मीन्स जो लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें से यूज करते हैं वो गर्भ संवाद है, कि जहां वो माँ ने उस बच्चे को उस महीने में क्या सुनाया है वो एक अच्छे ऑडियो से रिकॉर्ड किया है। हम बोलते हैं वो भी सुनाओ और एक आपका लिखो और वो आपके मुंह से आप सुनाओ। अच्छा। इस हिसाब से तो वो ऐप एक कंप्लीट ऐप है एंड वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे अगर हम कई बार हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, जो वर्किंग मदर्स हैं उनको मुश्किल से 1 या 2 घंटे मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लोग करते भी हैं बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ ली, लिख ली, पर शायद बोलते नहीं है। और जहाँ मुझे आपकी कन्वर्सेशन में समझ में आ रहा है कि माँ का कोई भी चीज उच्चारण लेना या बोलना बहुत जरूरी होता है। तो क्या ये मन में जो हम लिखते हैं या मन से जो सुनते हैं या सोचते हैं उसका कितना प्रभाव होता है और बोलकर सुनाने में कितना प्रभाव होता है? देखो अभी कैसा है कि हमारी भाषा की भी निर्मिति जो हुई है ना, वो बहुत साइंटिफिकली सबसे पहले हम पैदा होने के बाद सुनते हैं, बाद में बोलना चालू करते हैं, बाद में पढ़ते हैं, बाद में लिखना चालू करते हैं। तो सुनना और बोलना ये फर्स्ट कम्युनिकेशन में आता है और लिखना और पढ़ना ये सेकंड कम्युनिकेशन में आता है। तो जब माँ सुनती है सिर्फ और पढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि उससे उसके समझो वो पॉजिटिव चीजें कर रही है तो उसके हार्मोन्स में चेंजेस होंगे कि जो वो गर्भ को स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन जब माँ खुद बोलती है तो जैसे डॉक्टर वैदेही कहती है कि वो तरंगे है वो डायरेक्टली वो बच्चे को हिट हो रहे हैं। करेक्ट। और उससे वो माँ का मूड और माँ मेरे लिए कर रही है ये जो फीलिंग है ना वो एक अलग लेवल का उसको प्रोटेक्शन देता है और अलग लेवल का डेवलपमेंट उससे हो जाता है। तो इसलिए यानी लता मंगेशकर जैसे गाना नहीं है हमको, क्योंकि बच्चे ने लता मंगेशकर सुना भी नहीं है। हमें हमारी आवाज में गाना है, लेकिन उसमें जो प्रेम है ना, वो भावना है ना, वो बाहर किसी ने भी बहुत अच्छा, फिर वो अमिताभ जी की आवाज है या लता जी की आवाज है, उसमें वो प्रेम नहीं आएगा जो मांग में है। तो इसलिए ऐप जो हमने बनाया है वो सपोर्ट में ही है। अल्टीमेटली हम यही कहते हैं कि आपको वो करना है, और वहां वो भी बोलते हैं कि वो करते समय भावना भी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अभी बताने पड़ता है। वो भावना अभी ये जो कहते हैं हम थॉट, इमोशन और आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है आपके अपब्रिंगिंग में। आप शुद्ध बीज के बारे में भी बात करते हैं, तो वो क्या होती है? शुद्ध बीज अर्थात हम एग्जांपल लेंगे, रॉ मटेरियल अच्छा है तो ही हम फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं। घर में भी हम देखते हैं किचन में हम अच्छे से अच्छी सब्जी ऑर्गेनिक चाहिए, पेस्टिसाइड्स,
तो ये देखकर जब अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो ही फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। अब आयुर्वेद में 6 फैक्टर्स बताए गए, मातृज, पितृज, आत्मज, रसज, सत्वज और सात्मज। करेक्ट। ये 6 फैक्टर से बच्चा बनता है। मातृज मीन्स फ्रॉम मदर साइड, पितृज मीन्स फ्रॉम Father फादर साइड, एंड आत्मज मीन्स जो सोल अपने साथ पिछले जन्म का लेकर आया है, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो 2 फैक्टर है, तो ये अगर शुद्ध होंगे तो अपने आप फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होना ही है। करेक्ट। क्योंकि वो आत्मा भी अट्रैक्ट होता है जो अच्छा यानी हस्बैंड वाइफ का लेवल देख के ही वो फ्रीडम आत्मा को है। हमारे शास्त्रों में बताया है कि भगवत गीता में भी बताया है कि जो योगी है जिसकी प्रोग्रेस चालू है तो वो सुचि नाम श्रीमताम गेहे जाता है, योगो भ्रष्टोपि जायते। इसका मतलब क्या है कि जिसका साधना बाकी है सिर्फ थोड़ा, तो ऐसे घर ढूंढता है कि जहां वो साधना कंप्लीट कर सके। तो इसलिए वो लेवल तक हमें उठना है तो उस प्रकार के आत्मा आ सकते हैं। तो हमें दिखता है कि अरे कोई नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं और फिर भी उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे हो रहे, क्योंकि वो इतने सारे आत्मा पड़े कि उनको वो कंडीशन में जाना है नीचे वाली। और तो उसलिए हमें अच्छी आत्मा अट्रैक्ट करनी है तो हमें खुद को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सब जो एक्टिविटीज है उसको कहते हैं बीज शुद्धि। अच्छा। तो बीज शुद्धि के अलग अलग लेवल्स है। हाँ, तो बीज शुद्धि हम 3 पार्ट्स में करते हैं। ये हो गया बिफोर कंसेप्शन। बीज शुद्धि के लिए हम एग्जांपल लेंगे दिवाली का। हम डायरेक्ट लक्ष्मी पूजन नहीं करते, पहले घर की साफ सफाई करते, फिर घर को डेकोरेट करते और थर्ड डे को हम करेंगे लक्ष्मी पूजा करते। वैसे ही हस्बैंड वाइफ की शरीर की शुद्धि वो होती है पंचकर्म से। शरीर की तो हो गई 15 डेज में हो जाती है, लेकिन मन, बुद्धि, व्यवहार, चेतना, उनका कॉन्शियसनेस, उनका घर और उनका एनवायरनमेंट, इन सब का क्लींजिंग हम फर्स्ट मंथ में करवाते हैं। मींस कचरा सब निकल जाने के बाद स्पेस हो गई ना वहां पर, अब अच्छा कुछ डालने की। फिर जैसे घर को डेकोरेट करते वैसे अपने आप बॉडी को डेकोरेट करो। मींस आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन उसकी लेवल नॉर्मल होनी चाहिए। आयुर्वेद में जो सप्त धातु कहा गया है कि इससे आपका शरीर बनता है, तो ये धातु तैयार होने के लिए अश्वगंधा, शतावरी ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है वो हम उनको देते हैं। ये होने के बाद और फिर लाइफस्टाइल तो रहती है, उनका डाइट, उनकी लाइफस्टाइल, उनका संकल्प भी एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, वो बाद में बताएंगे। योगा प्रैक्टिस, उनका ट्रैवलिंग, उनको हम बाहर जाने को बोलते हैं, ये बाहर ट्रैवल करवाते हैं। यस, 3 महीने के पीरियड में अच्छी जगह पे जाना, वहाँ के वाइब्रेशंस लेना। वहाँ पे निसर्ग की अच्छी जगह चाहिए, समुद्र, नदी, पहाड़ों पर जाओ, ट्रैकिंग के लिए जाओ, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए उनकी। या आप धार्मिक हो तो धाम में जाओ, दर्शन लो, जहाँ पे बड़े बड़े व्यक्तियों ने उनका कुछ कार्य किया है वहां से वाइब्रेशन, ब्लेसिंग्स लेकर आओ। तो 3 महीने फुल एंजॉयबल रहते हैं उनके, तो उनको पूरा ऐसा सब दिया रहता है। दूसरा एक और हम उसके ऊपर काम करते हैं, वो यानी दोनों का रिलेशंस, क्योंकि अभी सिचुएशन एंड आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जो कपल खुश रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी हैप्पी रहता है। पर अगर इंडिया में देखें अभी जिस तरह से डिवोर्स रेट बढ़ रहा है या फैमिली में अनहैप्पीनेस बढ़ रहा है, पहले तो कपल्स एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है। इंडिया में स्पेशली लोग बच्चे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स का दबाव रहता है, लोग कर लेते हैं ये सोच के कि शायद बच्चा होगा तो आगे रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। बट वो जो फोर्स्ड प्रेगनेंसी होती है उस दौरान वो जो गर्भ में बच्चा रहता है उस पर क्या इम्पैक्ट आती है? नहीं, एक्चुअली अभी तो शायद फोर्स्ड प्रेगनेंसी पहले होती थी। अभी तो जब तक वो दोनों एक लेवल पे आते नहीं तब तक प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। क्योंकि बहुत ही डिफरेंसेस आ गए। तो सबसे पहले हम वही बताते हैं कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखो। बहुत सिंपल एग्जांपल बोलते हैं, जो भगवान को मानते हैं, मैं बोला यार तुम दोनों ही एक साथ अच्छे नहीं रह रहे, तीसरा कौन भेजेगा तुम्हारे घर? तो पहले एक दूसरे से अच्छे रहो, एक दूसरे को जानो पहचानो। क्योंकि एक है कि गर्भधारणा होना, बच्चा पैदा करना, ये सिर्फ वो 2 ही लोग कर सकते हैं। बाकी सबने कितना भी किया तो वो सपोर्ट करेंगे, मेडिसिन देंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेकिन करना तो उन दोनों का है। करेक्ट। तो इसलिए वो दोनों का रिलेशंस अच्छे से बिल्ड हो, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास हम लेते हैं। कुछ उनको लिटरली होमवर्क जैसा दिया जाता है कि अरे तुम ये सारे गुण लिखो एक दूसरे के, या दोष भी लिखो, डिस्कस करो कि क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है।
ये फर्स्ट क्लींजिंग मंथ में हम ये सब लिटरली हाँ, literally पेपर पे लिखने को बोलते पेपर फाड़ देते कि चलो अब ये टॉपिक बंद। हाँ, तो लेकिन फिर से वो झगड़ा चालू हो जाएगा। जान लो एक लेकिन दूसरे कि की, हाँ, एक दूसरे को हाँ। क्या एक्सपेक्टेशन है वो तो जान लो। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि वो मालूम ही नहीं रहता इसलिए झगड़े हो रहे हैं। अच्छा और जो सिंपल होता है कि हो सकता है लेकिन मालूम ही नहीं है। उसको रूल आउट कर दो पहले। अच्छा उसके बाद आगे आगे बढ़ना फिर चाहिए। अच्छे गुण लिखना है, तो यही संकल्प है। कचरा निकाल दिया, फिर एक दूसरे के अच्छे गुण दोनों हस्बैंड वाइफ के, क्योंकि जीन्स आपके ही आने वाले हैं। करेक्ट। फिर दोनों के मदर फादर ब्रदर सिस्टर जो Blood रिलेटिव्स दोनों साइड के, उनके अच्छे क्वालिटीज। फिर थोड़ा दूर का सर्कल उनके क्वालिटीज कैसे आएंगे बट आएंगी, ब्लड रिलेटिव्स के आते ही तो हैं। कैसे क्या होता है कि कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि वो बीच में एक्सप्रेस नहीं होते लेकिन बाद में एक्सप्रेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अच्छे गायक है, बोलते मेरे माता पिता नहीं गाते थे, मेरी दादी माँ बहुत अच्छी गाती थी। हाँ, उनका ये नहीं हुआ था, यानी प्रॉपर उन्होंने संगीत सीखा नहीं था लेकिन वो गाती बहुत अच्छी थी। तो यानी वो जीन्स पे है। तो एक्चुअली अच्छा। शास्त्रों में लिखा है कि जो पुरुष के साइड के 7 जनरेशंस और माँ के साइड के 5 जनरेशंस के जीन्स एक साथ आते हैं। तो ये सिर्फ दोनों के जीन्स नहीं है, वो सब लोगों के क्वालिटी है। तो फिर वो ढूंढो, उसमें कुछ दोष है तो वो निकाल दो, जो अच्छे है। ये एक्सरसाइज से ही वो बीज शुद्धि हो रही है कि मुझे वो बीज में जो क्रोमोसोम्स है ना, उसमें से ये वाले छांट के दे दो भाई। पर कैसे छाटेंगे ये? अरे ये छाटेंगे कैसे, यानी उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तो विश तो कर सकते हैं। देखो, सारा हार्मोन्स और केमिकल्स का खेल है। करेक्ट। तो उसमें जब हम ऐसी इच्छा करते हैं तो हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स और पॉजिटिव वो केमिकल्स बनते कि जो अच्छे आगे जाते हैं। तो वैसे तो 50% ही आगे जाने वाले। करेक्ट। तो उसमें से छाट के, जैसे हम सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी में जो कुछ भी उसमें से अच्छे अच्छे निकालते हैं ना हम बोलेंगे यार वो टोकरी में सारे ही अच्छे नहीं है तो क्या करें, फिर भी उसमें से अच्छे निकालते हैं। तो ये चीज जैसे आपने बोला कि प्रीवियस आपके जो जनरेशन है फोर फादर से आपको वो जीन आ रहा है। अभी सपोज मैं हूँ और मुझे पता नहीं है कि मेरे प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि हमें अपने पापा तक तो पता होता है पर उसके पहले प्रीवियस जनरेशन का हमें नहीं पता होता कि क्या गुण था क्या अवगुण था। तो उसको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे? नहीं तो इससे ना घर में भी एक कम्युनिकेशन चालू हो जाता है कि हम हमारे पिछली पीढ़ियों से बात करना चालू करते हैं। उनको भी उनके पापा और दादा तक मालूम रहता है, तो कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों का। और वो जब हम पूछते हैं तो वो बोलते तुम्हें क्यों चाहिए, वहां से उनको पता चलता है कि अरे ये दे आर सीरियसली थिंकिंग समथिंग। तो ये गर्भ संस्कार का ना 4 पीढ़ियों तक इफेक्ट होता है। डॉक्टर वैद्य अच्छा से बता सकते हैं। वो जब एक इतना पॉइंट क्लियर करती हूँ, वो जब आपको क्वालिटीज बताएंगे ना तो उसके साथ उनके ब्लेसिंग्स भी आते हैं। अच्छा। और प्रेगनेंसी विदाउट ब्लेसिंग्स होती ही नहीं। अच्छा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा। तो मैं बताती हूँ अभी 4 लेवल पर गर्भ संस्कार कैसे काम करते हैं। हमें लगता है गर्भ संस्कार मैंने किए, मुझे अच्छे बच्चे हो गए, बस ऐसा नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडी कर रही है उसके ऊपर वो जनरेशन मीन्स हस्बैंड वाइफ खाना पीना सुधारते, उनके ऊपर अच्छा काम होता है। फीटस के तो 100% बेनिफिट फीटस को मिलने वाले हैं। फीटस के शरीर में उसके सेक्स ऑर्गन भी बन रहे, तो उसके आने वाली 3rd जनरेशन भी फिजिकली अच्छी रहेगी। तो ये 3 जनरेशन तो यहीं पर हो गए। और ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी माँ और सास भी, घर के लोग खुश हो जाते हैं कि अरे इसने बाहर का खाना बंद कर दिया, घर का अच्छा खाना खा रही है, शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, इतना अच्छा स्तोत्र बोल रही है, म्यूजिक सुन रही है, योगा कर रही है। तो आपकी पहले वाली जनरेशन तो और खुश हो जाती है। और जब वो खुश होती है तो उनके ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो हो गए 4 जनरेशन। तो ये 4 जनरेशन के ब्लेसिंग से 4 जनरेशन से इफेक्ट होता है। गर्भ संस्कार का इफेक्ट केवल गर्भ के लिए नहीं है, गर्भ संस्कार का इफेक्ट 4 जनरेशन के लिए है। और हम जो बोलते हैं ना कि आज समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, हम देखते हैं ना कितने सोशल और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं अरे इनको माता पिता ने घर में अच्छे सिखा नहीं। कॉलेज में जाते हैं तो बोलते हैं स्कूल में अच्छा पढ़ाया नहीं। जॉब में इवन हम जॉब के लिए एम्प्लॉयज ढूंढते हैं तो उनको कुछ कॉलेज में ही सिखाया नहीं। ये सब चक्कर चलता रहेगा एजेड लोगों तक। तो शुरुआत कहाँ से करें ट्रांसफॉर्मेशन की? तो ये गर्भ है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर करोगे तो एट ए टाइम 4 जनरेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे नंबर ऑफ गर्भ आपके जैसे लोग अगर इसको और स्प्रेड करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल भी होगा, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होगा ताकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन वो जल्दी आएगा।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और आप सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज का एपिसोड अगर आपने सुना और सुनने के बाद अगर आपके मन में एक बार भी ये लगा कि आप पॉज करके सोचो कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। अगर आप पेरेंट्स हो तो ये सोचो कि आपके आगे वाली पीढ़ी को आप कितना समझा पा रहे हो कि वो आगे अपनी पीढ़ियों को कैसे बढ़ाएं। अगर आप यंग कपल हो तो ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, समझना जरूरी कि आप एट द एंड क्या क्रिएट कर रहे हो अपने अराउंड, अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, और क्या कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक माँ है तो आपको ये सुनकर समझ में आना चाहिए कि आप कैसे अपने मन को अच्छा कर सकते हैं ताकि आप जो बच्चों को परवरिश दे रहे हैं उसे और कैसे बेहतर बनाए, कैसे वो कनेक्ट बनाए। जो कनेक्ट हम कह रहे हैं वो होता जा रहा है, उस कनेक्ट को अगर आप वापस बना सके, रिस्टोर कर सके, और ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर वो सोच भी कहीं शुरू हुई है, ये सोच अगर पा रहे हो कि ये चेंज जरूरत है, तो आई थिंक मेरी जो पॉडकास्ट है उसका जो हमारा मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। और ये पॉडकास्ट में चाहूंगी आप अपने तक सीमित ना रखिए, आगे भी अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी एक नीड है इस अभी सोसाइटी की कि आप समझिए कि किस तरह से ये इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आज आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली छोटी है, आप उसकी परवरिश कर पा रहे हो, उतना ही आप कमा रहे हो, उतना ही फैमिली छोटा, फैमिली आपके लिए अच्छा है, पर कल को सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा वॉइड, बहुत बड़ा गैप हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर है और हमें इसे रिजॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और बने रहिए मेरे ऐसे ही पॉडकास्ट को सपोर्ट करते रहिए।